गुज़श्ता कई सालों में एनर्जी के बेशुमार यूजेज की वजह से वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ना सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने की तरफ मतवजा हुए हैं, बल्कि बेशुमार इस तरह की डिवाइसेस भी बना रहे हैं जो कि एनर्जी को स्टोर कर सके। कैपेसिटर एक इसी तरह की हमारे पास बड़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकती है। सो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास कैपेसिटर एक बड़ी सिंपल सारी डिवाइस होती है जो कि दो मेटल प्लेट और उसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उस पर कंसिस्ट करती है। तो जब हम मेटल प्लेट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टोर हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ और कैपेसिटर जो कि दो मेटल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इस पे हमने कोई वोल्टेज V अप्लाई किया है जिसकी वजह से इन दो प्लेट्स के दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान कोलम्बिक फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी। और ये जो सारी के सारा चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। सो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं, दैट इज C इज इक्वल टू Q/V। जितना हमने वोल्टेज इन प्लेट पे अप्लाई करेंगे उसी हिसाब की इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जनरेट होंगी और उसी हिसाब से इसमें जो है हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी है जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है, और ये जो एबिलिटी है इसको हम वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो इन मेटल प्लेट्स के एरिया पे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मोर प्रिसाइजली और ज़्यादातर इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इसके दरमियान में मौजूद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे होता है, उसकी नेचर पे होता है कि हमने कौन सा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इन प्लेट्स के दरमियान में रखा हुआ है। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके दरमियान हमने कोई भी फिलहाल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ। तो जब हम इनमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज V जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास कोई इनमें E0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। D इनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है C0 स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें कोई भी हमने प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू Q/E0 मल्टीप्लाई बाय D। ये इक्वेशन से हम उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इनके दरमियान जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं उसकी वजह से चार्जेस कुछ देर के लिए इन दोनों के दरमियान रुकेंगे, उसके बाद ये मिल के जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जितना चार्ज इसमें मौजूद था वो सारे का सारा जो है वो या तो लीक हो जाएगा या फिर हम उसे यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब अगर हम इन दोनों प्लेट के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखें, जिस तरह से मैंने ये ब्लैक बॉक्स की शक्ल में हमने एक इंसुलेटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर में हमें पता है कि एज अ होल वो न्यूट्रल होता है, उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ओवरऑल हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटर होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अब जब हमने ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट्स के दरमियान में रखा, इस पर वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी, जैसे हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव से नेगेटिव, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट इधर शो की हुई है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। लेकिन अब बीच में क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्योंकि ओवरऑल वो न्यूट्रल था, लेकिन इस फील्ड की वजह से इसमें एक पोलराइजेशन का प्रोसेस जनरेट होगा। पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि अब इसमें जितने नेगेटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कोलम्बिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ। सो ये वाले पॉजिटिव जो हैं वो इधर आ रहे हैं और ये वाले नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये डायपोल जनरेट हो जाएंगे। डायपोल का मतलब दो किनारे इनके जनरेट हो जाएंगे, एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव साइड। अब हमारे पास जो ये सारे के सारे डायपोल हैं ये किसी हद तक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके दोबारा से न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये जो फील्ड है ये कंटिन्यूसली इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचती रहेगी और ये वाला पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा ड्यू टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो कायम रहेगा। और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने ई से डिनोट किया है वो इन दोनों के दरमियान जनरेट हो जाएगी।
अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इन पोलर डायपोल्स के दरमियान जो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो उनकी कोलम्बिक अट्रैक्शन होगी, वो इनके अपोजिट है। ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E0 वो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ आ रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। जबकि जो पोलराइजेशन में डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वो इस तरफ है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगी। इसका क्या मतलब है कि अब जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था वो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डीक्रीज होगा, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। तो टोटल में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से, इस अपोजिशन की वजह से कम हो जाएगी। बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल द पोलराइजेशन फिनोमिना अकर इनसाइड द इंसुलेटर which tries to oppose the electric field between the plates। अब हो क्या रहा है कि इस पोलराइजेशन की वजह से जो डायपोल जनरेट हुए हैं उनकी वजह से जो इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो कि पहले बड़े इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से मिल रहे थे और न्यूट्रलाइज हो रहे थे और ख़त्म हो रहे थे, अब ये वाले फिनोमिना की वजह से वो इतनी जल्दी एक दूसरे से ना मिल पाएंगे ना न्यूट्रलाइज होंगे, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं यहाँ पे स्टक होके रह जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे पोलराइजेशन का फिनोमिना होगा उतनी ज़्यादा देर चार्जेस यहाँ पे स्टक रहेंगे, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा देर के लिए हम कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। सो हुआ क्या हमारे पास कि हमारे पास इस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो चार्जेस के दरमियान था, जो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, वो डीक्रीज होंगी, जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक चार्जेस यहाँ पे स्टक होके रह सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्वर्सली रिलेटेड है, कि उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जितना कम होता जाएगा इस पोलराइजेशन की वजह से इन दोनों के दरमियान इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी उतनी कम होती जाएंगी। उनके दरमियान फोर्सेस जितनी कम होंगी दैट मीन ये उतना ज़्यादा उसको अपोज करेंगे, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उतनी ज़्यादा देर वो अपोज करेंगे। जितनी ज़्यादा देर वो अपोज करेंगे उतनी ज़्यादा देर जो चार्जेस हैं वो उस प्लेट के दरमियान रह सकते हैं विदाउट बीइंग न्यूट्रलाइज। तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हमारे पास यहाँ पे चार्जेस मौजूद रह सकते हैं। सो यहाँ इस इक्वेशन में भी हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। सो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगाएं, हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी, Q ओवर EM मल्टीप्लाई बाय D। अब EM क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मीडियम। हमने पहले देखा था E0 जब यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं था तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो उसकी वैल्यू डिफरेंट थी। लेकिन जब हमने इस इंसुलेटर को बीच में इनपुट में डाला है, हमने यहाँ पे इसको रखा है दरमियान में, तो इस टाइम पे जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बन रही है वो इससे डिफरेंट होगी। सो हमारे पास EM की वैल्यू क्या होगी, Q ओवर EM मल्टीप्लाई बाय D। सो हमारे पास इंसुलेटर के इनपुट करने से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। EM हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद मीडियम, कि जब हमने मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक है जो हमने यूज़ किया है उस टाइम पे जो हमारी कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की उसको हम CM बोलेंगे। तो अब कैपेसिटेंस वेरी कितनी हुई है, कितना इंक्रीज आया है डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से कैपेसिटर का, उसको अगर फाइंड आउट करना हो तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी गिवन बाय रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद एंड विदाउट मीडियम। जब भी चेंज देखना हो तो हम हमेशा मैथमेटिकली जो टर्म यूज़ करते हैं वो रेशियो की यूज़ करते हैं। एक हमारे पास कैपेसिटेंस थी जो कि मीडियम के यूज़ के बगैर थी और एक कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो कि विद मीडियम है। तो अगर हमने देखना हो कि चेंज कितना आया है कैपेसिटेंस में तो इन दोनों वैल्यूज़ की हम रेशियो निकालेंगे और जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वजह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वो 10 थी और इसकी वजह से वो 20 हो गई है, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा विदाउट बीइंग यूनिट्स, विदाउट बीइंग हैविंग यूनिट्स। यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर भी वैल्यू कैपेसिटेंस है नीचे भी कैपेसिटेंस है, दोनों के यूनिट सेम होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक सिंगल कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट बताएगा कि इस मीडियम की वजह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उससे हमें आइडिया हो। सो दिस कांस्टेंट नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशन इन सारी की सारी टर्म से अगर इसको सारे को समराइज करें तो इस इक्वेशन में आप कर सकते हैं। सारे का सारा जो कंसेप्ट है वो इस इक्वेशन से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली मीडियम को इनपुट करने से हुआ क्या कि हमारे पास जो उनके दरमियान कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो चेंज हुई हैं।
जब मीडियम नहीं था तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कोलम्बिक फोर्सेस जो थी वो डिफरेंट थी, जिनकी वजह से वो जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे थे और न्यूट्रलाइज कर पा रहे थे। सो हमारे पास मीडियम को इनपुट करने से उनके दरमियान जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से हम उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी चेंज हुई हैं कि पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज कर रही थी, जिसकी वजह से उनके दरमियान का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। सो यही मेन कॉज है जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक हमारे पास यहाँ पे चार्ज स्टक होकर रह सका था, जिसकी वजह से वो स्टोर हो जाता है इसके दरमियान में, और हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वेरी की है ड्यू टू इनपुटिंग दिस मटेरियल बिटवीन दी प्लेट। और इसकी जो चेंज है वो एक कांस्टेंट से हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट Cm इज इक्वल टू के सी नॉट, कि हमारे पास जो मीडियम के इनपुट करने से जो हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी वो बगैर जो डाइलेक्ट्रिक को रखे जो कैपेसिटेंस थी उससे मल्टीप्लाई होगी, के टाइम्स होगी। के टाइम्स का मतलब है कि उतने टाइम वो बढ़ जाएगी। सो के की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगी और उससे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी विद मीडियम। फॉर एग्जांपल अब हम किस तरह का मीडियम इसके दरमियान में रखेंगे उसी हिसाब से उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो वेरी करेगी। बाय पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि कैपेसिटेंस विद मीडियम डिपेंड कर रही है कि किस के की वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर वैक्यूम हो यहाँ पे इनके दरमियान तो वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, एयर के लिए वैल्यू ये है, माइका के लिए वैल्यू ये है, पेपर के लिए वैल्यू हमारे पास 2.1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दो प्लेट्स के दरमियान एक पेपर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक उस कैपेसिटर की जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो पहले की निस्बत अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, वो 2 गुना ज़्यादा जो है चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह अगर हम माइका को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन दो प्लेट्स के दरमियान यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो पहले की निस्बत उस कैपेसिटर की 6 to 7 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चार्जेस को एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। सो इस तरह से किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में रखने से उसकी कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की वो वोल्टेज की वैल्यू है जहाँ तक ये प्रॉपरली काम करता रहेगा। अगर मज़ीद उससे ज़्यादा या उससे कम हम इसे लेके जाएंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें वो काम करना छोड़ जाएगा। सो बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेक डाउन वोल्टेज से। हर एक कैपेसिटर का एक मिनिमम वोल्टेज होता है जहाँ तक वो ठीक तरह से काम कर सकता है, क्योंकि वोल्टेज के वेरी करने से जो हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो वेरी करेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरी करेंगे और वो एक हद तक जो है वो वहाँ पे प्रॉपर काम कर सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह एक कांस्टेंट है, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये वोल्टेज की वो वैल्यू है जहाँ तक कोई भी कैपेसिटर जो है वो ठीक तरह से काम कर सकता है। जिस तरह हर एक मटेरियल की एक रेंज होती है कि जिस वोल्टेज के दरमियान ये प्रॉपर वहाँ से लेके काम कर सकता है, उससे ऊपर या उससे नीचे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। तो सेम उसी तरह हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टिल विच any capacitor keep working properly without breakdown field. The less the breakdown field, less dielectric strength will be of that particular dielectric and vice versa. जितना किसी भी हमारे पास कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी, उसका मतलब है कि उसकी ब्रेक डाउन जो फील्ड है वो उतनी कम होगी, उतना जल्दी वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ये रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेक डाउन वोल्टेज। जितना ब्रेक डाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा दैट्स मीन कि हमारे पास इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है एंड वाइस वर्सा।